एपिसोड 69। नहीं, मेरी देवी ऐसी नहीं होगी। यह एक भ्रम है, एक भ्रम। हाँ, मैं शायद भ्रम में हूँ। यहाँ सब कुछ नकली है। अनीता बुद्ध। मुझे अचानक बुद्ध के मार्ग का एहसास हुआ और मैंने भिक्षु बनने का फैसला किया। कई युवा पागलों की तरह हंस रहे थे, रो रहे थे, दुखी थे, सब कुछ। कुछ लोगों का दिल धक से रह गया और उनके मुंह से खून भी निकलने लगा। चारों ओर से ताकतवर लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा दृश्य सामने आएगा। साथ ही वे ये भी जानने को उत्सुक थे कि फैंग चेन कौन था। वह पहले स्पष्ट रूप से अज्ञात था, लेकिन वह सभी दलों की गर्वित बेटियों का पसंदीदा था। जल्द ही फैंग चेन और अन्य दो लोग पत्थर के खंभे के पास आ गए। हजारों लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और उनमें से 90% लोग रास्ता पूछने के दायरे में थे, और वे सभी दलों के गौरव थे। उन्होंने चमकती आंखों से चमकते पत्थर के खंभे को देखा और उनकी उम्मीद में थोड़ा उत्साह था। इस बार पत्थर के खंभे से फूटने वाली रोशनी से पता चला कि जो खजाना पैदा होने वाला था वह असाधारण था। यदि वे इस खजाने को जीत सके तो ये जिउझोउ सम्मेलन सफल होगा। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि इस बार पत्थर के खंभे से फूटने वाली दिव्य रोशनी किसी खजाने के दिखने के कारण नहीं, बल्कि किसी कारण से थी। यद्यपि इस गुप्त स्थान की खोज जिउझोउ के भिक्षुओं द्वारा की गई है, फिर भी अभी भी कई स्थान ऐसे हैं जिनकी स्पष्ट रूप से खोज नहीं की गई है। उनमें से एक पत्थर का स्तंभ भी है। पत्थर का ये स्तंभ बहुत विशाल है और इतना ऊंचा भी है कि आप इसका शीर्ष नहीं देख सकते। कोई नहीं जानता कि यह कितना ऊंचा है और कोई नहीं जानता कि यह कितना गहरा है। और पत्थर के खंभे से 1000 मील की गहराई में मेंग याओ इस समय शून्य में क्रॉस लेग बैठी है और प्राग्रंथ उसके शरीर से निकलकर पत्थर के खंभे में प्रवेश करते हैं। प्रापाठ की प्रत्येक प्रविष्टि पत्थर के स्तंभ को और अधिक चमकदार बना देगी। यही कारण है कि पत्थर का स्तंभ अचानक चमक उठता है। इस समय मेंग जुनियो और 3 अन्य लोग मेंग याओ के पास रह जाते हैं। गड़गड़ाहट। पत्थर का खंभा थोड़ा सा कांप उठा और हवा में से एक पत्थर का दरवाजा प्रकट हो गया। ये देखकर मेंग याओ ने दोनों हाथों से मुहरें बनाई और मुहरें फट गईं और पत्थर के दरवाजे के दोनों तरफ छप गईं। अचानक पत्थर का दरवाजा खड़खड़ाया और धीरे धीरे खुल गया। मेंग जुनियो और अन्य लोग ये देखकर बहुत खुश हुए। अंततः खुलने का समय आ गया है। 2 शीर्ष प्रतिभाएं रास्ते में ही मर गईं। आप जानते हैं, उन सभी में अन्वेषण के मार्ग के चौथे स्तर की ताकत है और वे पूरे लोटियन डोमेन में शीर्ष 10 के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं। लेकिन ऐसी प्रतिभा की संकट के बीच में ही मृत्यु हो गई, जिससे पता चलता है कि यह कितना खतरनाक था। लेकिन जब तक वे पत्थर के खंभे में खजाना पा सकते हैं, तब तक ये सब इसके लायक होगा। मेंग याओ धीरे धीरे शून्य से नीचे गिर गया। अचानक उसने अपनी उंगली उठाए और अचानक कहीं का शून्य मुड़ गया और उसमें से एक आकृति निकल आई। मेंग जुनियो और अन्य लोगों ने ये देखा और उनके चेहरे एकदम बदल गए। उन्हें ये भी पता नहीं चला कि कोई चुपके से अंदर घुस आया है। वरिष्ठ मेंग सचमुच अद्भुत है। वह वास्तव में जूनियर का पता लगा सकता है। मेंग परिवार वास्तव में बहुत गहरा है। आकृति ने आह भरी। मेंग याओ ने ठंडे स्वर में कहा, दुआनमू परिवार के बच्चे, क्या तुम अभी भी छिपना चाहते हो? दुआनमू परिवार। मेंग जुनियो और अन्य लोग दंग रह गए। क्या ये तियानान डोमेन का दुआनमू परिवार हो सकता है? तियानान डोमेन में दुआनमू परिवार उसके मेंग परिवार से कमजोर नहीं है। भयानक गणना के साथ कोई भी ताकत उन्हें भड़काना नहीं चाहती। इन लोगों का समूह न केवल गणना करने में कुशल है, बल्कि बहुत चालाक भी है तथा जाल बिछाने में भी बहुत कुशल है, ताकि वे आपके फंसने का इंतजार कर सकें। कोई भी दिन रात चौकन्ना नहीं रहना चाहता। इस तरह से जीना बहुत थका देने वाला है। हाँ, जूनियर जल्द ही बाहर आ जाएगा। आकृति अब धुंधली नहीं रह गई है तथा धीरे धीरे अपनी असली पहचान प्रकट कर रही है। ये दुआनमू जिंग है। दुआनमू परिवार ने वास्तव में आपको यहाँ भेजा है। ऐसा लगता है कि वे इसे बहुत महत्व देते हैं। मेंग याओ ने हल्के से कहा। दुआनमू जिंग ने इनकार नहीं किया और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वरिष्ठ, आप बहुत दयालु हैं। तियानान क्षेत्र में युद्ध बहुत भयंकर है। यहाँ तक कि मेरे परिवार को भी यकीन नहीं है कि हम इस युद्ध में बच पाएंगे। अगर हमें खजाना मिल जाए तो बचने की संभावना अधिक होगी। तियानान क्षेत्र शांतिपूर्ण नहीं है तथा राज्यों के बीच युद्ध चल रहा है। तियानान क्षेत्र में एक शीर्ष शक्ति के रूप में मेंग परिवार और दुआनमू परिवार स्वाभाविक रूप से बाहर नहीं रहेंगे। आखिरकार अगर वे हार गए तो वे निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। दोनों परिवार और ऊपरी क्षेत्र की अन्य ताकतें जीवित रहने के तरीके तलाश रही हैं।
मेंग याओ इस बार लुतियान क्षेत्र में एक खजाना खोजने आई थी जो संभवतः उसकी यादों में हजारों साल पहले मौजूद था। और यह खजाना बर्फीले गुप्त क्षेत्र में है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि डुआनमू परिवार भी इस खजाने के बारे में जानता होगा और डुआनमू जिंग को भेजेगा। मैं जानता हूं कि तुम भविष्यवाणी करने में बहुत माहिर हो। बताओ, क्या ये यात्रा खतरनाक है? मेंग याओ ने पूछा। डुआनमू जिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। समझ नहीं पा रहे हो? मेंग याओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम डुआनमू परिवार के शीर्ष ज्योतिषी हो। तुम्हारा बूढ़ा आदमी भी तुमसे कमतर है। तुम इसे कैसे नहीं समझ पा रहे हो? जिस वृद्ध व्यक्ति का उसने उल्लेख किया, वह डुआनमू परिवार का पूर्वज है, जो त्यानान क्षेत्र का शीर्ष ज्योतिषाचार्य है। डुआनमू जिंग ने असहायता से कंधे उचका दिए और कहा, कोई रास्ता नहीं है। जिउझोउ सम्मेलन जिउझोउ भविष्यवाणियों को इकट्ठा करेगा। आप ये भी जानते हैं कि भविष्यवाणियों के भाग्य की गणना करना मुश्किल है। इतने सारे भविष्यवाणियां एक साथ इकट्ठा हुई और उनका भाग्य पूरी तरह से गड़बड़ हो गया। निचले क्षेत्र का एकमात्र जिउझोउ साधक ही प्रतिभाशाली कहलाने के योग्य है। मेंग जुन्यू ने जब ये सुना तो वह घृणा से भर गया। डुआनमू जिंग ने इसका खंडन नहीं किया और कहा, यह सच है, लेकिन अभी भी कुछ अच्छे प्रतिभाशाली लोग हैं। उदाहरण के लिए? मेंग याओ ने पूछा। उदाहरण के लिए फैंग चेन। डुआनमू जिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, ईश्वर के पूर्वी क्षेत्र से आया लड़का। मेंग याओ ने दिलचस्पी से पूछा, वह क्यों है? पत्थर का गेट अभी पूरी तरह से नहीं खुला है। चूंकि वहां करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो दिलचस्प विषयों पर बात करने का सुझाव नहीं देती। पूरे पशु वशीकरण संप्रदाय को नष्ट कर दो, अकेले ही हिमसंत संप्रदाय में चक जाओ और अपनी पत्नी और बेटी को तलाक दे दो, चट्टान से कूद जाओ और बच जाओ, और निचले क्षेत्र का साधक लुतियान क्षेत्र के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति को हरा दे। क्या ये पर्याप्त नहीं है? डुआनमू जिंग ने कहा। पर्याप्त नहीं, मेंग याओ ने शांति से कहा। त्यानान क्षेत्र की तुलना में जिउझोउ स्वर्ग जैसा है। तथाकथित खतरे बेहद हास्यास्पद हैं। उसने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बस इतना ही। यदि आप मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि त्यानान क्षेत्र अभी भी इतना चमकदार न हो जाए। तियानजियो को सत्यापित करने के लिए यही असली जगह है। डुआनमू जिंग दंग रह गया और मेंग याओ की ओर देखते हुए बोला, ये दुर्लभ है कि एक निम्न क्षेत्र का साधक वरिष्ठ साधक से इतने शब्द कहलवा सके। मेंग याओ ने सहजता से कहा, सचमुच। सही है। धमाका। उसी समय पत्थर का दरवाजा आधा खुला हुआ था, लेकिन अंदर घना अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेंग याओ ने कहा, डुआनमू परिवार के लड़कों, यदि आप अंदर के खजाने को निकालना चाहते हैं, तो आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा कर सकते हैं। उस बूढ़े आदमी की चीजें लेना इतना आसान नहीं है, और मुझे नहीं पता कि वह कोई जाल बिछाएगा या नहीं। डुआनमू जिंग ने सिर झुकाकर कहा, तब तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। फिर उसने दोबारा पूछा, लेकिन मुझे बहुत उत्सुकता है, वह बूढ़ा आदमी कौन है? तुम्हें इसका पता नहीं चला? मेंग याओ आश्चर्यचकित था। डुआनमू जिंग ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैंने अभी गणना की है कि बर्फीले गुप्त क्षेत्र में एक महान अवसर है जो इस सम्मेलन में पैदा होगा। चूंकि आप नहीं जानते, तो मैं आपको बता दूं, यह कोई रहस्य नहीं है। मेंग याओ ने कहा, ये गुप्त क्षेत्र वास्तव में एक शीर्ष डोमेन पावरहाउस का निवास था। शीर्ष डोमेन कितियन महाद्वीप के सबसे ऊंचे महाद्वीप को संदर्भित करता है। उस शक्तिशाली व्यक्ति का नाम स्नो माउंटेन एंसेस्टर है। वह पहले बहुत चालाक था। मुझे नहीं पता कि उसने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। उसने हल्के से कहा, हिम पर्वत के पूर्वज। लेकिन नाम सुनते ही डुआनमू जिंग का चेहरा तुरंत बदल गया। अच्छा नहीं, इस गुप्त क्षेत्र में कोई समस्या है, वह चिल्लाया। मेंग याओ ने थोड़ा सा मुंह बनाया। समस्या? क्या समस्या? ये स्नो माउंटेन के पूर्वज द्वारा बिछाया गया जाल है, डुआनमू जिंग ने कहा, और जब वह कुछ समझाना चाहता था, तो पत्थर का दरवाजा पूरी तरह से खुल गया। एक भयानक चूषण बल अचानक बढ़ गया, जिसने उन सभी को बांध दिया। मेंग याओ का चेहरा पीला पड़ गया था और वह प्रतिरोध करने के लिए अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि इसका कोई असर नहीं हुआ। और वह ऐसा नहीं कर सके, और अन्य लोग भी ऐसा नहीं कर सके, और उन्हें एक के बाद एक पत्थर के गेट के अंदर घसीटा गया। उसी समय पत्थर के खंभे हिलने लगे, और पत्थर के दरवाजे प्रकट हुए और खुल गए। वही भयानक चूषण बल बाहर निकला। ऊपर फैंग चेन और अन्य लोग पत्थर के खंभों के चारों ओर इकट्ठे होकर खजाने के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक
पत्थर के खंभे पर एक पत्थर का दरवाजा अचानक खुल गया। इससे पहले कि कोई चिल्ला पाता, पत्थर के दरवाजे प्रकट हुए और खुल गए, और एक भयानक चूषण बल ने तुरंत पृथ्वी नगर में सभी को बांध लिया और उन्हें पत्थर के दरवाजे के अंदर खींच लिया। फैंग चेन और उसके लोग स्वाभाविक रूप से सबसे पहले इसका खामियाजा भुगतने वाले थे। वह बंधन से मुक्त होना चाहता था, लेकिन पाया कि उसके शरीर की सारी शक्ति दबा दी गई थी। चाहे उसने देवताओं और राक्षसों के शरीर को कितना भी आग्रह किया हो, इसका कोई असर नहीं हुआ। फैंग चेन दुवानमू बेक्सुए ने भी वैसा ही किया। उसने फैंग चेन का हाथ पकड़ लिया और बड़ी मुश्किल से उसका विरोध किया। झाओ शिमाए और लिन जुयान भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे इस बल का विरोध करने में असमर्थ थे। अंत में कुछ लोग अन्य लोगों के साथ एक पत्थर के गेट में फंस गए और गायब हो गए। और चूषण बल सिर्फ पूरे पृथ्वी शहर को कवर नहीं करता है, ये तेजी से फैल गया, पहले पूरे हिम पर्वत पर और फिर पूरे आंतरिक क्षेत्र में। एक ही क्षण में लगभग 7,000 शीर्ष प्रतिभावान लोग इसमें समा गए। बाहर झाओ पिंगफान ने ये दृश्य देखा और चौंक कर उठ बैठा। अन्य शक्तिशाली ताकतें भी ऐसी ही थीं। क्या हो रहा है? माउंटेन मास्टर यान मियाओ दहाड़ा। हिमगुप्त क्षेत्र अनगिनत बार खोला गया है, लेकिन ये पहली बार है जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। क्या एक गुप्त क्षेत्र के भीतर एक और गुप्त क्षेत्र है? झाओ पिंगफान, आखिर क्या हो रहा है? उसने झाओ पिंगफान की ओर देखा और चाहा कि वह उसे कोई उचित स्पष्टीकरण दे। झाओ पिंगफान अनिश्चित दिख रहे थे। काफी देर बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे भी नहीं पता। मुझे डर है, जैसा कि आपने कहा, बर्फीले गुप्त क्षेत्र के भीतर वास्तव में गुप्त क्षेत्र हैं। इसके अलावा ये गुप्त क्षेत्र संभवतः सरल नहीं है। अगर यह सुरक्षित गुप्त क्षेत्र है, तो ये लोगों को इसमें जाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। केवल अत्यंत खतरनाक गुप्त क्षेत्र ही ऐसा करेंगे। क्या इसे रोका नहीं जा सकता? यान मियाओ ने फिर पूछा। झाओ पिंगफान ने अपना सिर हिलाया और कहा, जब समस्या आई तो मैंने इसका प्रयास किया था, लेकिन ये काम नहीं किया। जैसे ही समस्या उत्पन्न हुई, उसने हिम गुप्त क्षेत्र को नियंत्रित करने का प्रयास किया। दुर्भाग्यवश इस समय गुप्त क्षेत्र पर नियंत्रण समाप्त हो गया और उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो फिर चलो लोगों को बचाने के लिए गुप्त क्षेत्र में भागते हैं, यान मियाओ ने कहा। झाओ पिंगफान ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। प्रवेश द्वार को फिर से खोलने में कुछ समय लगेगा। अब बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, पत्थर के खंभों पर लगे पत्थर के दरवाजे तुरंत बंद हो गए और पहले जैसा सन्नाटा छा गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। ये दृश्य देखकर सभी लोग अचंभित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। और जिस समय तियानजियो ने प्रवेश किया, लीडरबोर्ड से नाम गायब होने लगे। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति जैसे ही उसमें प्रवेश करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जब कई शक्तिशाली व्यक्तियों ने संप्रदाय के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति का नाम गायब होते देखा, तो वे खुद को रोक नहीं सके और उठ खड़े हुए। मास्टर झाओ, अब हमें क्या करना चाहिए? वे क्रोध से भर गए। यह उनके संप्रदाय का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह इस तरह कैसे मर सकता है? झाओ पिंगफान शांत दिखे और बोले, घबराओ क्यों? बर्फीले गुप्त क्षेत्र एक अवसर है, और अवसरों के साथ स्वाभाविक रूप से खतरे भी जुड़े होते हैं। अगर वे अचानक आने वाले खतरों का भी विरोध नहीं कर सकते, तो वे लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। क्या आप एक लाड़ प्यार से पली बड़ी प्रतिभा चाहते हैं, या एक ऐसी प्रतिभा जिसने जीवन और मृत्यु का अनुभव किया है? इसके अलावा बर्फीले गुप्त क्षेत्र का प्रबंधन 9 प्रांतों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसका हमारे तियानिक्सुए पवित्र संप्रदाय से क्या संबंध है? इन शब्दों ने तुरंत लोगों को अवाक कर दिया। 3 गुप्त क्षेत्र केवल जिउझोउ सम्मेलन के दौरान ही खोले जाएंगे, इसलिए यह वास्तव में तियानिक्सु पवित्र संप्रदाय का दोष नहीं है। अंत में उनके पास पुनः बैठ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। हाँ पिताजी, झाओ टोंग ने कुछ सोचा और कहा, यह अचानक खुला मार्ग आखिरकार गुप्त क्षेत्र से संबंधित है। शायद गुप्त क्षेत्र को खोलने वाला बर्फ का खंभा हमें ये देखने दे सकता है कि अंदर क्या चल रहा है। बेशक इसके लिए और अधिक आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है। जब झाओ पिंगफान ने ये सुना, तो उसकी आंखें चमक उठी। हाँ, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? उन्होंने अपने आसपास के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों से कहा, सभी लोग बर्फ के स्तंभ में ऊर्जा डालने में मेरे साथ शामिल हों। शायद हम गुप्त क्षेत्र में छवियों को देखने में सक्षम हो सके। अच्छा, यान मियाओ सबसे पहले खड़ा हुआ। वह हुओ झुआ और अन्य लोगों की स्थिति के बारे में भी चिंतित था। टोंगटियन और अन्य लोगों को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी,
और वे सभी झाओ पिंगफान के साथ मिलकर खड़े हो गए। बेशक छवि को खोलना आसान नहीं है और इसमें कुछ समय लगता है। हालांकि जो प्रतिभाशाली लोग गुप्त क्षेत्र में फंस गए हैं वे कार्रवाई करने से पहले इसे खोलने तक इंतजार नहीं करेंगे। जब उसने महसूस किया कि चूषण तुरंत गायब हो गया है तो फैंग चेन ने तुरंत दानव शील्ड को बुलाया। दुष्ट दानव ढाल प्रकट हुई और जल्दी से फैंग चेन के पीछे आ गई। अगले ही क्षण एक जोरदार आवाज सुनाई दी और दानव ढाल द्वारा हमले को रोक दिया गया। फैंग चेन ने अपने पीछे देखा और पाया कि एक आदमी जितना लंबा चमगादड़ राक्षस अपने पंजों से राक्षसी ढाल को पकड़ रहा था। हालांकि चमगादड़ राक्षस केवल स्तर 3 है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से दुष्ट दानव ढाल की रक्षा को नहीं तोड़ सकता है। फैंग चेन भी विनम्र नहीं था। उसने अपनी उंगली को तलवार में बदल दिया और उसे मार डाला। जिस क्षण चमगादड़ जमीन पर गिरा मौत की सांस निकली और चमगादड़ तुरंत ही नष्ट हो गया। विघटन की प्रक्रिया एक पल में पूरी होनी थी, जिससे फैंग चेन को थोड़ी परेशानी हुई। ये जगह बहुत अजीब थी। उसने चारों ओर देखा। यह एक लंबे गलियारे का केंद्र है। उसके सिर के ऊपर एक पत्थर का दरवाजा है। वह इसी पत्थर के दरवाजे से अंदर आया होगा। जहां तक झाओ शिमाए और अन्य लोगों का सवाल है, वे बिना किसी सुराग के गायब हो गए थे। हालांकि फैंग चेन उनकी सुरक्षा के बारे में बहुत चिंतित नहीं था। आखिरकार वे सभी अपने अपने क्षेत्र में स्वर्ग के प्रिय थे और उनके लिए कुछ भी होना आसान नहीं था। उसने राहत की सांस भी ली। 3 महिलाओं से छुटकारा पाकर राहत महसूस की। ये सोचकर कि उसके स्वामी ने उसके लिए जो 10 विवाह प्रमाण पत्र छोड़े थे उनमें से 4 गुप्त लोक में थे, वह कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। गुरुजी, आपने सचमुच अपने शिष्य के लिए बहुत बड़ी मुसीबत छोड़ दी है, लेकिन अभी इन बातों के बारे में सोचने का समय नहीं है। उसने पत्थर के गेट की तरफ देखा और अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके हमला कर दिया, लेकिन पत्थर के दरवाजे पर कोई निशान छोड़ना असंभव था। ये देखकर उसे एहसास हुआ कि यहाँ से निकलने का एकमात्र रास्ता कोई दूसरा रास्ता ढूंढना था। गलियारे में स्वाभाविक रूप से केवल आगे और पीछे का भाग होता है। फैंग चेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि एक तरफ ठंड थी और दूसरी तरफ गर्मी थी। ये सोचने के बाद वह ठंडी दिशा की ओर चल पड़ा। चूंकि इस गुप्त क्षेत्र को हिम गुप्त क्षेत्र कहा जाता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से सबसे ठंडा स्थान इसका केंद्र है। रास्ते में उसे कई चमगादड़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे सभी तीसरे या चौथे स्तर के थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उसके लिए कोई मुकाबला नहीं थे और उसने आसानी से उनसे निपट लिया। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितनी देर तक चला, लेकिन अंततः मैं गलियारे के अंत तक पहुंच गया। फैंग चेन को लगा कि वह किसी भूमिगत दुनिया में आ गया है, लेकिन जब वह गलियारे से बाहर निकला तो वह दंग रह गया। मेरी आंखों के सामने की दुनिया बर्फ और हिम से ढकी हुई थी। दूर दूर तक हिमखंड दिखाई दे रहे थे और सतह पर जमे हुए समुद्री पानी से बनी बर्फ की एक मोटी परत थी। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बाहरी दुनिया की तुलना में कई गुना सघन है, लेकिन ये कई गुना ठंडी भी है। फैंग चेन को लगा कि यहाँ का तापमान कम से कम 0 से 80 डिग्री सेल्सियस नीचे है। लेकिन अजीब बात यह है कि सूरज आसमान में ऊंचा लटका हुआ है और जब सूरज की रोशनी नीचे आती है तो गर्मी का कोई एहसास नहीं होता। क्या ये कोई अन्य स्थान है? इतना विशाल संसार पहले के बर्फीले गुप्त क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। ये तो केवल इतना ही कहा जा सकता है कि गुप्त क्षेत्रों के भीतर गुप्त क्षेत्र हैं, लेकिन उन्हें कभी किसी ने खोजा नहीं है। लेकिन यह इस समय क्यों खुला है? फैंग चेन ने भौहें सिकोड़ी। ये बहुत असामान्य था, लेकिन अभी इन बातों के बारे में सोचने का समय नहीं है। अगर आपको सच जानना है तो आपको आगे बढ़ते रहना होगा। इसलिए वह बर्फ पर चला गया और दूर चला गया। अन्य भिक्षु भी अन्य मार्गों से बाहर आ गए और चौंकने के बाद वे सभी मूल स्थान पर चले गए। विभिन्न शक्तियों के गौरव के रूप में उनमें से कुछ ही विलासितापूर्ण जीवन में इस बिंदु तक पहुंच सकते हैं। वे जानते थे कि वहां जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन खतरों के साथ अक्सर कई अवसर भी आते हैं। लेकिन किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वे बर्फ और हिम की दुनिया में कदम रखेंगे, एक ठंडक चुपचाप उनके पूरे शरीर में फैल जाएगी। बहुत से लोग ठंड की परवाह नहीं करते, भले ही उन्हें ठंड लग रही हो। आपको ये जानना होगा कि जो लोग इस स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, उनमें मूलतः ताओवाद का अभ्यास करने की क्षमता होती है, तो फिर मात्र ठंडी हवा का आपके लिए क्या अर्थ है? लेकिन बर्फ और हिम की दुनिया में प्रवेश करने के 1 घंटे बाद ही किसी को यह आभास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। 3 लोगों के एक दल में एक महिला भिक्षुनी, जो तेज गति से उड़ रही थी, को लगा कि उसका शरीर बहुत ठंडा हो रहा है और वह खुद को रोक नहीं सकी, लेकिन बोली, मुझे अधिक से अधिक ठंड क्यों लग रही है?
एक अन्य व्यक्ति ने कहा, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हम मुख्य क्षेत्र के करीब हैं। यदि आपको लगता है कि यह काम नहीं कर रहा है, तो प्रतिरोध करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करें। इस थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति को बर्बाद करने में संकोच न करें। महिला भिक्षुनी ने सिर हिलाया, और जैसे ही वह अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को बाहर निकालने वाली थी, उसने पाया कि उसके शरीर में कई एक्यूपॉइंट किसी बिंदु पर जमे हुए थे। मेरे शरीर के एक्यूपॉइंट जम गए हैं, और बर्फ अभी भी मेरे शरीर के अंदर फैल रही है। ये शब्द बोलते ही अन्य 2 लोग दंग रह गए। उन्होंने जल्दी से अपने आप को देखा और उनके चेहरे का रंग एकदम बदल गया। मैं भी, दोनों एक स्वर में चिल्लाए। इस ठंडी हवा में कुछ अजीब बात है। जल्दी से अपने शरीर से ठंडी हवा बाहर निकालो, किसी ने चिल्लाकर कहा। वे तीनों जल्दी से जमीन पर उतरे, इस बात की परवाह किए बिना कि वे साफ नजर आ रहे थे और उन पर आसानी से हमला किया जा सकता था। वे जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठ गए और अपने शरीर से ठंडी हवा को बाहर निकालने लगे। उनके अलावा बाकी सभी लोग ऐसे ही थे, लेकिन हर कोई उन तीनों की तरह भाग्यशाली नहीं था। कुछ लोगों को अपने शरीर में असामान्यता का पता नहीं चला, और उन्हें तभी इसका एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है जब उन्होंने पाया कि उनके शरीर में मौजूद आध्यात्मिक शक्ति उनके बच निकलने में सहायक नहीं हो पा रही है। लेकिन इन भिक्षुओं के लिए इस बिंदु तक पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी। वे अपने शरीर से ठंडी हवा को बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पाया कि उनके शरीर में ठंडी हवा इतनी गहरी थी कि चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, इसका कोई असर नहीं हुआ। और ठंडी हवा अभी भी तेजी से फैल रही थी, जिससे उनका शरीर एक पल में ही अंदर से बाहर तक ठंडा हो रहा था। वे निराशा से भर चुके थे और मदद मांगने में बहुत देर हो चुकी थी। मैंने देखा कि उनके शरीर धीरे धीरे बर्फ में बदल गए, और अंततः पूरा शरीर बर्फ की मूर्ति में बदल गया। उनके चेहरों पर अभी भी निराशा झलक रही थी। अकेले ठंड से 30 से अधिक लोग मर गए। इस तथ्य पर ध्यान मत दीजिए कि यहाँ केवल 30 से अधिक लोग हैं। ये सभी विभिन्न पार्टियों के शीर्ष प्रतिभावान और स्तंभ हैं। यात्रा के दौरान मरने वालों के अतिरिक्त 50 से अधिक लोग यात्रा शुरू होने के तुरंत बाद ही मर गए, और यह मृत्यु दर पहले से ही बहुत अधिक थी। बर्फ के शरीर में प्रवेश करने के कारण हर कोई लापरवाही से भागने की हिम्मत नहीं कर सका, और उन्हें अपने शरीर में ठंडी हवा को बाहर निकालने के लिए कुछ दूर चलने के बाद रुकना पड़ा। उन्हें इससे भी अधिक गुस्सा इस बात पर आया कि भागने की गति बढ़ाने या अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करने से उनके शरीर में ठंडी हवा का प्रवेश और तेज हो जाएगा। इसलिए न केवल उनकी गति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, बल्कि उनकी युद्ध प्रभावशीलता पर भी असर पड़ा। कुछ लोगों ने प्रतिरोध करने के लिए जादुई हथियारों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि ठंडी हवा सर्वव्यापी थी और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फैंग चेन बर्फ पर भाग रहा था, और जब ठंडी हवा उसके शरीर में प्रवेश करती थी, तो वह देवताओं और राक्षसों की आत्मा से टकराती थी, और उसने स्वाभाविक रूप से पहली बार में ही इसे नोटिस कर लिया। लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि ठंडी हवा उसके शरीर में प्रवेश करते ही देवताओं और राक्षसों की शक्तियों द्वारा निगल ली गई थी, और इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसे तो ये भी पता नहीं था कि यह थोड़ी सी ठंडी हवा किसी किसान की जान ले सकती है। वह मुख्य क्षेत्र में जाने की जल्दी में नहीं था, जो आमतौर पर खतरे से भरा होता है। फिर भी वह तब तक इंतजार करना पसंद करता था जब तक कि अन्य लोग वहां जाने से पहले खतरे का पता न लगा लें। अज्ञात समय तक चलने के बाद फैंग चेनलिंग ने अचानक अपनी आंखों में 2 और आकृतियां देखीं। दोनों जमीन पर पैर मोड़कर बैठे थे और उनके सामने एक बर्फ का फूल रखा था। आकाश क्रिस्टल बर्फ कमल। फैंग चेन की आंखें चमक उठी और उसने एक ही नजर में फूल को पहचान लिया। स्वर्गीय क्रिस्टल हिमकमल। एक पंखुड़ी 1000 साल पुरानी है। इस हिमकमल में वास्तव में 10 पंखुड़ियां हैं। ये वास्तव में 10,000 साल पुराना हिमकमल है। ये कमल एक महान खजाना है, चाहे वह शरीर के लिए हो या ताओवाद के लिए। साथ ही ये 10,000 साल पुराना बर्फीला कमल है। शायद मैं भौतिक क्षेत्र और ताओ क्षेत्र दोनों को तोड़ सकता हूँ। ये सोचकर वह आश्चर्यचकित हुआ और फिर उसने अन्य 2 पर ध्यान दिया। लेकिन जब उसने उन दोनों को देखा तो वह दंग रह गया। वे वास्तव में परिचित लोग हैं। वे 2 व्यक्ति लुओ यूनर और किंग यंगशियू निकले। इन शत्रुओं के पास एक संकरी सड़क है, और उन्होंने निचले क्षेत्र में पर्याप्त लड़ाई नहीं की है, और वे ऊपरी क्षेत्र में आ गए हैं। फैंग चेन ने दोनों को अजीब नजरों से देखा, ये सोचते हुए कि दोनों का भाग्य खराब है। और चूंकि वे दोनों ही थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से फैंग चेन विनम्र नहीं होगा। कौन? जब फैंग चेन निकट आया तो दोनों ने तुरंत इसे नोटिस किया। फैंग चेन उनसे 10 फीट से अधिक दूरी पर रुक गया और हल्के से बोला, 2 ताओवादी दोस्त, बहुत समय हो गया मिलते हुए।
यह आप है, फैंग चेन। दोनों ने फांग चेन को तुरंत पहचान लिया। कोई रास्ता नहीं था, चाहे बेयुआन डोमेन हो या लोटियन डोमेन, फैंग चेन ने उन पर इतनी गहरी छाप छोड़ी थी कि वे उसे भूल नहीं सकते थे। तुम दोनों क्या कर रहे हो? दोहरी साधना का अभ्यास कर रहे हो? फैंग चेन मुस्कुराया और उसी समय उसके हाथ में लंबी तलवार चमक उठी और उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। शुरुआत में, चाहे वह लुओ यू, एर हो या किंग यंगशियू, वे दोनों उसे मारना चाहते थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस महान अवसर को नहीं चूकना चाहता था। फैंग चेन के जानलेवा इरादे को देखकर उन दोनों ने अपना चेहरा थोड़ा बदल लिया। किंग यंगशियू ने कहा, फैंग दाओ, आपको ऐसा क्यों करना है? यहाँ का बर्फीला कमल निश्चित रूप से अन्य लोगों को आकर्षित करेगा। आपके और मेरे बीच की लड़ाई निश्चित रूप से शरीर में बहुत सारी ठंडी हवा प्रवेश करेगी और फिर हम सभी यहाँ मर जाएंगे। ठंडी हवा शरीर में प्रवेश करती है। फैंग चेन ने असमंजस में किंग यंगशियू को देखा, क्या बात है? उसकी हैरान नज़र ने किंग यंगशियू को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कहा, जितनी अधिक आध्यात्मिक शक्ति आप इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही अधिक ठंडी हवा आपके शरीर में होगी। जब ठंडी हवा एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाएगी, तो आप जम जाएंगे। हमने रास्ते में कई लोगों को जमते हुए देखा है। फैंग चेन को अचानक एहसास हुआ कि ठंडी हवा ने कई लोगों को प्रभावित किया है, लेकिन वे अपने दिव्य और आसुरी शरीर को नहीं जानते थे और इस ठंडी हवा का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये सोचते ही उसकी आंखें चमक उठीं, अर्थात यहाँ की युद्ध प्रभावशीलता भी बहुत प्रभावित होगी। फैंग चेन ने पूछा, ये स्वाभाविक है? किंग यंगशियू ने स्वाभाविक रूप से कहा। फैंग चेन, क्या तुम ठंडी हवा से प्रभावित नहीं हो रहे हो? लुओ यूना ने फैंग चेन को देखा और कुछ सुराग पाया। फैंग चेन ने इनकार नहीं किया और सिर हिला दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? किंग यंगशियू ने अविश्वास से फैंग चेन को देखा। ये ठंडी हवा बहुत खास है। कोई इसे शरीर में प्रवेश करने से कैसे अनदेखा कर सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता। फैंग चेन ने स्पष्टीकरण देने का इरादा नहीं किया और हल्के से कहा, ठीक है, अब आपको अपने रास्ते पर भेजने का समय आ गया है। दोनों व्यक्तियों के चेहरे एकदम बदल गए। लुओ यूना ने दया से देखा, फैंग चेन को विनती भरी निगाहों से देखा और कहा, फैंग चेन, तुम और मैं दोस्त हैं। तुम ये भी जानते हो कि मैं उस स्थिति में तुम्हें नहीं बचा सकता था और तुम पर रास्ता पूछने का अमर पत्थर मेरी वजह से है। क्या तुम इतने क्रूर हो? किंग यंगशियू चिल्लाया, फैंग चेन, आप और मैं पहले विरोधी थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब आप और मैं विरोधी नहीं हैं। मैं आपको फिर से नहीं उकसाऊंगा, कृपया इस बार मुझे माफ कर दें। हालांकि उन दोनों में दिशा निर्देश पूछने की साधना का स्तर है, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि वे फैंग चेन के प्रतिद्वंद्वी हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि फैंग चेन ने इससे पहले त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय के ये लिंग को मार डाला था। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो पहले स्तर पर तीसरे स्तर के खिलाफ लड़ सकता था। इसके अलावा ये दुनिया विशेष है, उनकी लड़ाकू शक्ति 30% कम हो जाती है, लेकिन फैंग चेन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। फैंग चेन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि अब ये कहना उपयोगी है? जब आप किसी को मारना चाहते हैं, तो आपको मारे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसने फिर से लुओ यूना की ओर देखा और कहा, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी यही बात सच है। किंग यंगशियू और लुओ यूना के चेहरे बार बार बदल रहे थे, ये जानते हुए कि फैंग चेन उन्हें कभी जाने नहीं देगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत सहयोग करने का निर्णय लिया। इसे करें। किंग यंगशियू ने दहाड़ लगाए और बढ़त ले ली। मुझे नहीं पता कि उसके हाथ में कब एक फोल्डिंग पंखा था। जब उसने उसे खोला तो अनगिनत हवाएं और गर्मी बाहर निकली और फैंग चेन की ओर वार करने लगी। लुओ यूना ने सीधे कमल का मंच निकाला, जो संप्रदाय का खजाना था। जब कमल खिल गया तो अनगिनत पंखुड़ियां उड़कर दूसरी तरफ से फैंग चेन की ओर दौड़ पड़ी। एक पल में दोनों ने हमला किया और उस क्षेत्र को घेर लिया जहां फैंग चेन था। फैंग चेन शांत दिख रहा था और दानव शील्ड अपने आप प्रकट हो गई, जादुई रोशनी से फूट पड़ी और फैंग चेन की रक्षा के लिए एक बाधा में बदल गई। टकराना, धमाका, अनगिनत जादुई शक्तियां अवरोध पर गिरी, लेकिन वे दानव ढाल की रक्षा को तोड़ नहीं सकी। आज दानव शील्ड अतीत की तुलना में नहीं है, चाहे वह रक्षा या जादुई शक्ति हो, ये पहले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत है। लुओ यूना और अन्य लोग ये देखकर घबराए नहीं, ये हमला सिर्फ फैंग चेन का परीक्षण करने के लिए था। किंग यंगशियू हवा में उड़ गया और फिर से अपना पंखा झलने लगा। अचानक एक तेज हवा बवंडर में बदल गई और फैंग चेन पर हमला कर दिया। उसी समय
वह चमक गया और हवा पर सवार होकर फैंगचेन को मार डाला। 9 आंखों वाली दानव तलवार और दिव्य दंड तलवार फैंगचेन के हाथों में प्रकट हुई और देवताओं और राक्षसों की शक्ति उनमें डाल दी गई। अगले ही क्षण उसकी आकृति चमक उठी और उसके पीछे थंडर विंग्स प्रकट हो गए। क्षण भर में वह बवंडर के हमले से बच गया और किंग यंगशियू के सामने आ गया। किंग यंगशियू का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके हमले को वास्तव में फैंगचेन ने इस तरह से चकमा दे दिया था। उसे और भी ज्यादा डर इस बात से लगा कि फैंगचेन पर ठंडी हवा का कोई असर नहीं हो रहा था। वह बेपरवाही से काम कर रहा था और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि ठंडी हवा उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। टकराना। कुछ तलवारों के वार से किंग यंगशियू को कदम दर कदम पीछे धकेला गया। एक और भयंकर तलवार का वार उसके चेहरे की ओर आ रहा है। अगर यह हमला हुआ तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। सौभाग्य से इस समय फैंगचेन के चारों ओर कमल की पंखुड़ियां जल्दी से एक साथ इकट्ठी हो गईं और एक खिलते हुए कमल में बदल गईं, जिसने फैंगचेन पर पीछे से हमला किया। ये कमल 9 सूर्य मंदिर का खजाना है। अगर यह फैंगचेन को लग जाए तो भले ही उसका शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह निश्चित रूप से मर जाएगा। ये देखकर फैंगचेन के पास घातक हमला छोड़कर एक तरफ भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन कमल नहीं हटा और उसने भी फैंगचेन पर हमला कर दिया। धमाका। जब वह फैंगचेन से केवल 10 फीट की दूरी पर था, कमल तुरंत फट गया और उसे घेर लिया। किंग यंगशियू बहुत खुश हुआ और उसने अपने हाथ में पंखा चलाया और एक पहाड़ और पानी प्रकट हुआ, जिसने फैंगचेन की स्थिति पर भी बमबारी की, जिससे फैंगचेन के बचने का कोई मौका नहीं बचा। लेकिन जैसे ही हमला होने वाला था, फैंगचेन एक तरफ से भाग गया। हालांकि उसका फिगर शर्मिंदा था, लेकिन उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जैसे ही वह भागा, उसने लुओ यूना पर हमला कर दिया और उसी समय दुष्ट दानव ढाल उसकी रक्षा के लिए उसके पीछे आ गई। लुओ यूना का चेहरा अचानक बदल गया और उसने तुरंत अपने पैरों के नीचे स्थित कमल के मंच पर हमला करने का आग्रह किया। दानव ढाल अपनी पूरी ताकत से फट पड़ी और फैंगचेन को नुकसान से बचा लिया। लुओ यूना अधिक शक्तिशाली जादुई शक्ति का उपयोग करना चाहती थी, लेकिन एक बार जब बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा और ठंडी हवा एकत्र हो जाती तो वे एक साथ उसके शरीर में प्रवेश कर जाते, जिससे उसके लिए अपनी जादुई शक्ति को पूरी तरह से विस्फोट करना असंभव हो जाता। टकराना। हमले ने फैंगचेन पर बमबारी की, लेकिन उसे पूरी तरह से रोक दिया गया। ये दृश्य देखकर लुओ यूनर घबरा गया। किंग यंगशियू, तुम मुझे क्यों नहीं बचाती? वह तेजी से चिल्लाए। मैं आती हूँ। किंग यंगशियू को सच्चाई पता थी कि होंठ और दांत ठंडे हैं, और एक बार लुओ यूनर की मृत्यु हो गई तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। उसने फोल्डिंग पंखा बाहर फेंका, जो जल्दी ही बड़ा हो गया और खुल गया, और फैंगचेन के पीछे से हमला कर दिया। लुओ यूनर स्वाभाविक रूप से असहाय होकर नहीं देख सका और एक बार फिर कमल मंच को सक्रिय कर दिया। गुलाबी कमल में बदल गया और आगे बढ़ गया। सामने अवरोध पैदा करने वाली दानव ढाल बंधी हुई थी। सिद्धांत रूप में फैंगचेन को हमला छोड़ देना चाहिए, अन्यथा भले ही वह लुओ यूनर को मारता, वह मरता नहीं तो गंभीर रूप से घायल हो जाता। लेकिन इस बार फैंगचेन ने किंग यंगशियू के हमले को नजरअंदाज कर दिया और फिर भी लुओ यूनर की ओर दौड़ा। लुओ यूनर की अभिव्यक्ति बार बार बदल रही थी। क्या ये हो सकता है कि फैंगचेन उसके साथ मरना चाहता था? किंग यंगशियू पहले तो दंग रह गई, फिर बहुत खुश हुई। अगर फैंगचेन और लुओ यूनर दोनों मर गए होते तो यह उसके लिए सबसे अच्छा परिणाम होता। लेकिन जब फैंगचेन लुओ यूनर से केवल 5 फीट की दूरी पर था तो वह अचानक रुक गया और वहीं स्तब्ध होकर खड़ा हो गया। इस दृश्य ने उन दोनों को स्तब्ध कर दिया। क्या हुआ? क्या वह मरना चाहता था? टकराना। बड़े पंखे ने तुरंत ही फैंगचेन को 2 टुकड़ों में काट दिया। ये दृश्य देखकर उन दोनों को थोड़ा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर वे बहुत खुश हो गए। किसी भी मामले में फैंगचेन की मृत्यु एक अच्छी बात थी। हालांकि फैंगचेन को 2 हिस्सों में तोड़ने के बाद भी खून नहीं निकला और वह कट जाने के अलावा बिल्कुल नीले रंग का था। नकली। दोनों को बहुत धक्का लगा और उनके दिलों में एक बुरी भावना उमड़ पड़ी। जिस समय उन्होंने नकली फैंगचेन को 2 टुकड़ों में काटा, एक लंबा भाला भ्रम में छेदकर किंग यंगशियू की ओर बढ़ा। जब किंग यंगशियू ने प्रतिक्रिया की तो भाला पहले से ही पहुंच में था। हालांकि एक शीर्ष स्तरीय प्रतिभा के रूप में किंग यंगशियू ने फिर भी सबसे महत्वपूर्ण क्षण में उसकी गर्दन मरोड़ दी और भाला उसके कान के पास से गुजर गया। लेकिन इससे पहले कि वह सांस ले पाता, उसने देखा कि भाले का स्थान मुड़ गया और फैंगचेन हवा से उसके पास प्रकट हो गया।
एक हाथ में भाला और दूसरे हाथ में तलवार पकड़े हुए। ये कैसे संभव है? टेलीपोर्ट, अंतरिक्ष का रास्ता। किंग यंगशियू की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा सदमे और भय से भर गया। वह फोल्डिंग पंखा वापस ले जाना चाहता था, लेकिन उसे पता चला कि बहुत देर हो चुकी है। साथ ही उसे ये भी समझ में आ गया कि उस समय फैंग चेन ने स्पेसक्राफ्ट को कैसे खत्म किया था। टेलीपोर्टेशन के इस तरीके से मरना मुश्किल होगा। नहीं, वह निराशा में दहाड़ने लगा और फैंग चेन से अपनी जान बख्श देने की भीख मांगने लगा। लेकिन फैंग चेन उदासीन दिख रहा था और तलवार भयंकर रूप से बाहर आ गई। जैसे ही तलवार चली, किंग यंगशियू का सिर उड़ गया। उसका चेहरा अनिच्छा और अविश्वास से भरा हुआ था, मानो वह ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वह इस तरह यहाँ मरेगा। मैं तैयार नहीं हूँ, वह दहाड़ा और ये दहाड़ उसका अंतिम गीत बन गया। बाहर जब उन्होंने देखा कि किंग यंगशियू का नाम रैंकिंग से गायब हो गया है, तो शेंग्यान के 7वें महल के स्वामी सदमे में उठ बैठे। उनकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। यंग किंगशियो उनका सबसे मूल्यवान शिष्य था, और अब जब ये शिष्य वास्तव में जियोझोउ सम्मेलन में मर गया, तो वे क्रोधित कैसे न होते। कौन, किसने किंग यंगशियू को मारा? वह रैंकिंग में आए बदलावों को देखता रहा, और जब उसने देखा कि फैंग चेन का नाम तेजी से दर्जनों स्थानों पर ऊपर चला गया है, तो उसे पता चल गया कि उसे किसने मारा है। फैंग चेन। वह स्वाभाविक रूप से फैंग चेन को जानता था, और उसने इसके बारे में किंग यंगशियू से सुना था। हालांकि उसने फैंग चेन को बहुत गंभीरता से नहीं लिया, और यहाँ तक कि जब मौका मिला तो किंग यंगशियू को उसे मारने दिया, ताकि वह जियोझोउ में प्रसिद्ध हो सके। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि फैंग चेन किंग यंगशियू को मार देगा और उसके पसंदीदा तियानजियो शिष्य को भी मार देगा। उसकी यह मजाल। शेंग्यान के 7वें महल के स्वामी इतने क्रोधित थे कि उनके दांत खुजलाने लगे, और फैंग चेन के प्रति उनकी जानलेवा मंशा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने इसे प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। अब दानव पूर्वज भी यहाँ है। अगर वह फैंग चेन को जानलेवा इरादे का संकेत दिखाने की हिम्मत करता है, तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देगा। अब वह बस इतना ही कर सकता है कि इस नफरत को अपने दिल में बनाए रखे। जब तक मौका है, वह निश्चित रूप से फैंग चेन को बिना दफन स्थान के मरवा देगा। दूसरी ओर जियोक्सिंग तियानजोंग के नेता ने देखा कि किंग यंगशियू मर चुका है, और अपनी हंसी को छिपाए बिना हंसा। मैंने कहा, भगवान यांग, आपका शिष्य जो उच्च उम्मीदें रखता है, वह गुप्त क्षेत्र में मर गया लगता है। लेकिन ये सामान्य है। आखिरकार गुप्त क्षेत्र अभी भी ताकत पर निर्भर करता है। ये स्पष्ट है कि आपके शिष्य पर्याप्त मजबूत नहीं है। लॉर्ड यांग ने ठंडी सांस ली और कहा, मास्टर जिंग, आत्मसंतुष्ट मत होइए, हो सकता है कि अगला व्यक्ति आपका शिष्य हो। भगवान जिंग को दूसरे पक्ष के श्राप की परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा, चिंता मत करो। हालांकि लुओ युन एर की ताकत शीर्ष पायदान पर नहीं है, लेकिन उसके जीवन को बचाने के तरीके बेजोड़ हैं। हर कोई उसे नहीं मार सकता। तो फिर देखते हैं। महल मास्टर यान का चेहरा और भी उदास हो गया। प्लॉप, शरीर बर्फ पर गिरा और अगले ही पल वह बर्फ की मूर्ति में बदल गया और बर्फ में विलीन हो गया। फैंग चेन ने स्वाभाविक रूप से इस दृश्य को नोटिस किया, लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात लुओ युन से निपटना था। जब उसने किंग यंगशियू का सिर जमीन पर गिरते देखा, तो लुओ युन का सुंदर चेहरा पीला और रक्तहीन हो गया था, और उसका चेहरा निराशा से भर गया था। वह जानती थी कि किंग यंगशियू के बिना वह निश्चित रूप से फैंग चेन की प्रतिद्वंद्वी नहीं होगी। फैंग चेन, मुझे मत मारो। हमने बेयुवान डोमेन के छोटे से शहर में बातचीत करके बहुत मजा किया था। हम दोस्त हैं, क्या तुम भूल गए? लुओ युनर ने विनती की। लेकिन फैंग चेन उदासीन दिख रहा था, और उसकी आंखों में हत्या का इरादा बना हुआ था। अगर मैं न होता, तो तुम्हें रास्ता पूछने के लिए अमर पत्थर नहीं मिलता। फैंग चेन, रास्ता पूछने के लिए अमर पत्थर की खातिर कृपया मेरी जान बख्श दो। लुओ युनर ने विनती जारी रखी। इस बार फैंग चेन हिचकिचाया। वास्तव में, यदि लुओ युनर उसे गुप्त क्षेत्र में नहीं ले जाता, तो शायद उसे रास्ता पूछने के लिए अमर पत्थर नहीं मिलता। यद्यपि दूसरे पक्ष ने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद बार बार उसका उपयोग करने और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन दूसरा पक्ष शुरू में उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो उसके नियंत्रण से बाहर था। रहने भी दो, फैंग चेन ने हल्की सी आह भरी। मैं तुम्हें एक बार छोड़ दूंगा। लुओ युन बहुत खुश हुआ, लेकिन फैंग चेन ने फिर से बात की, और लुओ युन का नाजुक शरीर कांप उठा। आप शुरू में ही मुझ पर एक गुलाम का निशान लगाना चाहते थे। इस बार ऐसा करना मेरे लिए बहुत ज्यादा नहीं है। वह लुओ युन को छोड़ सकता था,
लेकिन इसका आधार यह था कि भविष्य की परेशानियां पूरी तरह से हल हो गई थीं। क्या मैं दास चिन्ह नहीं लगा सकता? मैं तुम्हारे प्रति अपनी पूर्ण वफादारी की गारंटी देने के लिए हृदय दानव की शपथ ले सकता हूँ और तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। लुओ युन इसके लिए तैयार नहीं थी। उसने हमेशा दूसरों के लिए गुलामी के निशान लगाए थे और वह जानती थी कि यह कितना भयानक था। अपना भाग्य दूसरों को सौंपना और उन्हें अपनी इच्छा से आपको मारने देना, यह एहसास बहुत भयानक था। फैंग चेन ने हल्के से कहा, आप मना कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से सहमत न होने का परिणाम केवल मृत्यु है। फैंग चेन के दृढ़ शब्दों को सुनकर लुओ युन का चेहरा और भी पीला पड़ गया। वह समझ गई कि अब वह छिप नहीं सकेगी। मैं दास चिन्ह लगाने को तैयार हूँ। अंततः उसने निराशा भरे चेहरे के साथ कहा। अगर वह सहमत नहीं होती तो वह निश्चित रूप से मर जाती। अगर वह सहमत होती तो उसे उम्मीद की एक किरण मिल सकती थी। वह स्वाभाविक रूप से दूसरा विकल्प चुनती। फैंग चेन को इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह आगे बढ़ा और सबसे पहले लुओ युन की साधना को सील कर दिया और फिर कहा, अपना दिमाग शांत करो और विरोध मत करो। यदि आप विरोध करते हैं तो मैं आपको कोई स्पष्टीकरण नहीं दूंगा, मैं सिर्फ कार्रवाई करूंगा। हाँ, लुओ युन ने सिर हिलाया जैसे उसने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली हो। ठीक इसी तरह फैंग चेन ने आसानी से लुओ युन के दिमाग में गुलामी का निशान गहराई से बैठा दिया। ये गुलाम चिन्ह एक अत्यंत शक्तिशाली गुलाम चिन्ह है जो उसे जानवर वश में करने वाले संप्रदाय में मिला था। जब तक कि आत्मा सागर क्षेत्र का कोई शक्तिशाली व्यक्ति इसे जबरन मिटा न दे। अन्यथा दूसरों के लिए ये सोचना एक इच्छाधारी सोच होगी कि दास का चिन्ह उसके ध्यान में आए बिना ही मिटा दिया जाए। मालिक, गुलाम का चिन्ह लगाने के बाद लुओ युन का व्यवहार बहुत अच्छा लग रहा था। फैंग चेन चाहे जो भी आदेश दे, लुओ युन बिना शर्त उसका पालन करे। बेशक लुओ युन के चेहरे पर अभी भी थोड़ी अनिच्छा और निराशा थी, लेकिन पहले की तुलना में अब वह उतना हताश नहीं था, बल्कि धीरे धीरे उसने इस पहचान को स्वीकार कर लिया। खासकर जब उसने सोचा कि फैंग चेन ने 3 खूबसूरत महिलाओं का पक्ष जीत लिया है, जिनमें से प्रत्येक उससे शादी करना चाहती थी, तो उसकी मानसिकता बहुत बेहतर हो गई। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह गुलामी का निशान ही था जो उसे धीरे धीरे बदल रहा था, उसे पूरी तरह गुलाम बना रहा था। फैंग चेन ने सिर हिलाया और उसके हाथ की एक लहर के साथ 1000 परिवर्तन आकाश क्रिस्टल उसके हाथ में वापस आ गया। अभी अभी उसने स्काई क्रिस्टल का उपयोग करके अपने स्वयं के रूप में रूपांतरित हो गया और फिर दानव शील्ड को हर कीमत पर अपनी रक्षा करने दिया, जिससे किंग यंगक्सियो और अन्य लोगों को लगा कि यह उसका असली शरीर था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह कभी कोहरे से बाहर नहीं निकला था, वह तो भागने का सबसे अच्छा मौका तलाश रहा था। फैंग चेन स्वाभाविक रूप से 1000 परिवर्तन स्वर्गीय क्रिस्टल के अपने पहले प्रयोग की सहज सफलता से बहुत संतुष्ट था। इसे वापस लेने के बाद उसने फिर से तियानजिंग स्नो लोड्स को देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने दिव्य दंड निकाला और तियानजिंग हिम कमल की सभी पंखुड़ियां तोड़ लीं। जहां तक प्रकंद की बात है तो इसका कोई काम नहीं है। यहाँ रखे जाने के बाद ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, इसलिए इसे उस व्यक्ति पर छोड़ दे जिसे इसे प्राप्त करना है। इसे उतारने के बाद उसने इसे ठीक से रखा और स्टोरेज रिंग में रख दिया। फिर उसने लुओ युन से पूछा, आप और किंग यंगशियू कैसे मिले? लुओ युन ने ईमानदारी से उत्तर दिया, इससे पहले हम पृथ्वी शहर के बाहर मिले थे और हमने एक दूसरे से लड़ाई की थी। अप्रत्याशित रूप से एक चूषण बल ने अचानक हमें अंदर खींच लिया और जल्द ही हम बर्फ के कमल से आकर्षित हो गए, इसलिए हमने यहाँ फिर से लड़ाई की। हालांकि मेरी ताकत उससे बहुत अलग नहीं थी और ठंडी हवा थोड़ी देर बाद मेरे शरीर में प्रवेश कर गई, इसलिए मुझे रुकना पड़ा और पहले इसे बाहर निकालना पड़ा और फिर मैं मास्टर से मिला। फैंग चेन को अचानक एहसास हुआ कि यह वही था। साथ ही उसे ये भी एहसास हुआ कि किंग यंगशियू अपने शरीर में प्रवेश करने वाली ठंडी हवा के बारे में झूठ नहीं बोल रही थी। मुझे अपने अंदर तलाशने दो, फैंग चेन ने आदेश दिया। अतीत में ये कार्य यहाँ तक कि निकटतम रिश्तेदारों के लिए भी असंभव था, क्योंकि लोगों को अपनी इच्छा से शरीर का परीक्षण करने देना बहुत खतरनाक है और यदि कुछ छेड़छाड़ भी की जाए तो इसका पता लगाना कठिन होता है। लेकिन लुओ युन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, हाँ। उस पर गुलामी का दाग लगा दिया गया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इन चीजों से नहीं डरती। फैंग चेन की आध्यात्मिक चेतना लुओ युन के शरीर में प्रवेश कर गई और उसकी आंखों ने सब कुछ देख लिया। ये लुओ युन के उसके सामने नग्न खड़े होने से अलग नहीं था
और यह नग्न होने से भी अधिक नग्न था। इस जांच के दौरान फैंग चेन ने वास्तव में इसमें ठंडी हवा की खोज की, जो बहुत अजीब थी। आप जितनी अधिक आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करेंगे, उतनी ही अधिक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करेगी। एक बार जब यह एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है तो देवता भी इसे नहीं बचा सकते। फैंग चेन थोड़ा चौंक गया। उसने सोचा कि देवता या दानव के शरीर से निकलने वाली ठंडी हवा कुछ भी नहीं थी। अब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि ठंडी ऊर्जा कमजोर है, बल्कि यह कि उसका दिव्य और राक्षसी शरीर बहुत मजबूत है। अचानक फैंग चेन को कुछ याद आया और उसकी आंखें चमक उठी। निंग तियानचेन निश्चित रूप से मुझे जाने नहीं देगा। हो सकता है कि वह यहाँ की ठंडी हवा का फायदा उठाकर मुझे फिर से शिकार बनाना चाहता हो। यहाँ आपकी खेती जितनी कमजोर होगी, ठंड से आप उतने ही अधिक प्रभावित होंगे। मेरा मानना है कि निंग तियानचेन को भी ये पता चल जाएगा और वह स्वाभाविक रूप से मुझे मारने का यह महान अवसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ठंड का असर उस पर नहीं पड़ेगा। ऐसी समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान किया जाना चाहिए। वह नहीं चाहता था कि जब वह अवसर के लिए संघर्ष कर रहा था तो निंग तियानचेन अचानक प्रकट हो जाए। प्रतिद्वंद्वी की ताकत वहां मौजूद है और यदि आप सावधान नहीं रहे तो आपकी मृत्यु का खतरा हो सकता है। ये सोचते हुए उसने लुओ यून से पूछा, क्या तुम्हें रास्ते में कोई खतरनाक जगह मिली? लुओ यून ने एक पल सोचा और कहा, हाँ, एक हिमखंड पर एक महल है। वहां हवा इतनी ठंडी है कि दाव के मध्य चरण में एक व्यक्ति भी 1 घंटे से अधिक समय तक वहां नहीं रह सकता है। फैंग चेन की आंखें चमक उठी। यह एक अच्छी जगह है। मुझे नहीं पता कि ये दिशा के कारण है या नहीं, लेकिन जिस सड़क से फैंग चेन आया था वह पूरी तरह से समतल थी, उस पर कोई हिमखंड नहीं था। लुओ यूनर का पीछा करते हुए वे दोनों जल्द ही एक हिमखंड के सामने पहुंच गए। यहाँ पर मौजूद हिमखंड वास्तविक पर्वत नहीं है, बल्कि पूरी तरह बर्फ से बने हैं, ठीक वैसे ही जैसे उनसे टकराने वाली लहरें रास्ते में बर्फ का रूप ले लेती हैं। जिस क्षण फैंग चेन आगे बढ़ा, एक भयानक ठंड उसकी ओर बढ़ी और तेजी से उसके शरीर में प्रवेश कर गई। हालांकि देवताओं और राक्षसों की आत्माएं भयानक थीं। जैसे ही ठंडी हवा अंदर आई, वे तुरंत दोनों द्वारा निगल लिए गए और कोई निशान नहीं छोड़ा। भले ही फैंग चेन अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर ले, लेकिन उसके शरीर में प्रवेश करने वाली ठंडी हवा का देवता या दानव के आत्मिक शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत लुओ यूनर हिमखंड में प्रवेश करते ही कांपने लगी। वह आधे अगरबत्ती के बराबर समय भी नहीं टिक सकी और उसे जल्दी से पहाड़ की तलहटी में वापस जाना पड़ा। गुरुजी, मैं इस हिमखंड पर चढ़ नहीं सकता, उसने डरते हुए कहा। फैंग चेन को आश्चर्य नहीं हुआ। नहीं, उसने उम्मीद की थी कि लुओ यूनर उसे लड़ाई में मदद कर पाएगा। लेकिन एक चीज है जिसमें लुओ यूनर निश्चित रूप से उनकी मदद कर सकता है। उन्होंने पूछा, क्या आपका कमल मंच हिमखंड को समाहित कर सकता है? उसे याद आया कि कीमती लोट्स प्लेटफॉर्म में एक बहुत मजबूत बंधन कार्य था और दानव शील्ड को पहले भी इसी द्वारा रोका गया था। लुओ यूनर ने आत्मविश्वास से कहा, कोई समस्या नहीं है। अगर कोई हिमखंड में प्रवेश करता है तो मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि वह आधे अगरबत्ती के भीतर बच न सके, भले ही वह दाव के अंतिम चरण में हो। फैंग चेन ने सिर हिलाया। ठीक है, तो आप पहाड़ की तलहटी में छिपे रहें और पूरे हिमखंड को बंद करने के मेरे आदेश की प्रतीक्षा करें। हाँ, लुओ यूनर ने आदरपूर्वक सिर हिलाया। फिर फैंग चेन ने हिमखंड पर कदम रखा, जबकि लुओ यूनर ने कमल के मंच का उपयोग करके अपने शरीर को छिपाने के लिए जगह ढूंढी। अब फैंग चेन को निंग तियानचेन के प्रलोभन में आने का इंतजार करना होगा। मेरा मानना है कि यदि दूसरा पक्ष उसे मारना चाहेगा तो वह इस अचानक मिले अवसर को नहीं छोड़ेगा। बेशक वह बस वहां बैठकर इंतजार नहीं करेगा। उन्होंने तियानजिन लोट्स को बाहर निकाला और इसे परिष्कृत करने और सीधे यहां से तोड़ने की योजना बनाई ताकि निंग तियानचेन के आगमन की तैयारी की जा सके। हिमशल की ठंड की मदद के बावजूद दोनों पक्षों के बीच ताकत में अभी भी अंतर है। उसे अधिक आत्मविश्वास के लिए जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत में सुधार करना चाहिए। मेरा भौतिक शरीर अभी उतनी तेजी से प्रगति नहीं कर रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं पहले इसे सुधारूं। देवताओं और राक्षसों के रक्त के साथ मिलकर ये 10 कमल की पंखुड़ियां 3 या 4 छोटे क्षेत्रों को भेदने में सक्षम होंगी। फिर उन्होंने अपने चारों ओर आकृतियां बनाई, आंखें बंद की, पालथी मारकर बैठ गए, कमल की पंखुड़ियां ली और अभ्यास करना शुरू कर दिया। ड्रैगन हाथी कला अब फैंग चेन की मुख्य शारीरिक प्रशिक्षण तकनीक है। यद्यपि ये तकनीक पीले ग्रेड के केवल 9वें स्तर की है, यह उसके लिए बहुत उपयुक्त है और इसका अभ्यास जल्दी किया जा सकता है। लेकिन गोल्डन बॉडी दायरे में प्रवेश करने के बाद
फैंग चेन ने महसूस किया कि ड्रैगन हाथी कला उसकी प्रगति के साथ तालमेल नहीं रख सकती। यदि आप अपने भौतिक शरीर को उच्चतर स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो आपको अपनी मुख्य अभ्यास पद्धति बदलनी होगी। दिव्य येन और यांग तकनीक उपयुक्त है, लेकिन यह विधि अधूरी है और इसे मुख्य अभ्यास के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सौभाग्य से, ड्रैगन हाथी कला अभी भी कुछ समय के लिए उसका साथ दे सकती है, जिस पर उसे बाद में विचार करना होगा। फिर फैंग चेन ने कमल की पंखुड़ियों को निगल लिया और ड्रैगन हाथी तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जिस क्षण कमल की पंखुड़ियां शरीर में प्रवेश करती हैं, एक समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा अंगों और हड्डियों के आध्यात्मिक छिद्रों में भर जाती है और एक शुद्ध शक्ति पूरे शरीर को शुद्ध कर देती है। अचानक फैंग चेन को महसूस हुआ कि उसके शरीर में अंतहीन ऊर्जा है और उसका दिमाग स्पष्ट हो गया और उसकी समझ में काफी सुधार हुआ। अपने स्वर्गीय दाव दानव और देव हड्डियों के साथ मिलकर उसकी समझ एक भयानक स्तर तक पहुंच गई। इससे पहले कि वह अभ्यास करना शुरू करते, एक ताओवादी प्रतीक धीरे धीरे एकत्रित हुआ और ज्ञानोदय शब्द का निर्माण हुआ। उन्होंने वास्तव में कमल की पंखुड़ियों से ही एक अन्य दाओ पाठ को जागृत कर दिया, और यह सबसे जागृत दाओ ग्रंथों में से एक है, ज्ञानोदय का दाओ ग्रंथ। हर किसी के जीवन में आत्मज्ञान के क्षण आते हैं, लेकिन आत्मज्ञान शब्द उनके लिए अपरिचित और परिचित दोनों होता है। आखिरकार, अगर उसे कोई बोध भी हो जाए, तो वह अन्य ताओवादी ग्रंथों को समझना शुरू कर देगा और पहली बार अपने ताओ का अभ्यास करेगा। कौन परवाह करेगा? यदि कोई इस शब्द को समझना भी चाहे, तो भी वह अवचेतन रूप से उसका अभ्यास करेगा। आखिरकार, आत्मज्ञान की अवस्था में प्रवेश करना ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई नियंत्रित कर सके। बेशक, फैंग चेन इस शब्द का पता लगाना नहीं चाहता था, बल्कि यह इसलिए है क्योंकि उसकी समझ एक भयानक स्तर पर पहुंच गई है कि ज्ञान आत्मज्ञान शब्द अपने आप प्रकट होता है। ये कहा जा सकता है कि यह एक ताओवादी ग्रंथ है जो संयोगवश उनके द्वारा रचित हुआ। ये सबसे मनमोहक स्थान भी है। दूसरों के लिए ताओ को समझना बहुत मुश्किल है, यहाँ तक कि हजारों साधक ऐसे भी हैं जो हमेशा के लिए झोंग युआन क्षेत्र में ही रह जाते हैं क्योंकि वे एक भी ताओवादी पाठ को समझ नहीं पाते। हालांकि उन्होंने एक ताओवादी पाठ को सहजता से समझ लिया, यही अंतर है। फैंग चेन ने इस तथ्य पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी कि उसे एक और ताओवादी पाठ का एहसास हो गया था और उसने ड्रैगन हाथी कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया। कमल की पंखुड़ियों को लेने के कारण ताओवादी पात्रों और ग्रंथों को समझने में सहायता करने के लिए दोहरी ताओवादी हड्डियां हैं। कुछ कठिन साधना समस्याएं जो अतीत में उसे परेशान करती थीं, अब आसानी से हल हो गई थीं, और 9वें स्तर के हुआनपिन दाओवन का अभ्यास करना अब उसके लिए आसान हो गया था।